श्रृंखला के 11वें टॉक की तरफ अभी हम आते हैं। इस टॉक में हम ध्यान साधना की बात करेंगे, खास करके ध्यान साधना क्या है इसकी पहले हम चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद आनापानसति यह विशेषतः अपने मन की इंटीग्रेशन को, अपने मन की समग्रता को विकास करने के लिए जो सहायता करने वाली ये ध्यान साधना है, इसके संबंध में हम लोग बात करेंगे। तो इसके लिए ध्यान साधना क्या है, इस बात को जानने के लिए हमारे गुरु उर्गेन संगरक्षित जी क्या कहते हैं ध्यान साधना के बारे में, ये कोटेशन जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं उसको पढ़ते हैं और फिर जो है उसकी चर्चा करते हैं। तो वे कहते हैं कि बुद्धिज़्म ग्रू आउट ऑफ मेडिटेशन, इट ग्रू आउट ऑफ द बुद्धा's मेडिटेशन अंडर द बोधि ट्री 2500 years ago. It grew therefore out of meditation in the highest sense, not simply meditation in the sense of concentration, nor even the experience of higher states of consciousness, but out of meditation in the sense of contemplation, by which I mean a direct, total, all comprehending vision and experience of ultimate reality. It is out of this that Buddhism grew, and out of this that it has continually refreshed itself down through the ages. So ये बहुत ही महत्वपूर्ण उनका जो स्टेटमेंट है कि बौद्ध धर्म का उगम, उसकी उत्पत्ति ध्यान साधना से हुई है। और यह ध्यान साधना किसी संक्षिप्त अर्थ से केवल एकाग्रता, ऐसा इसका अर्थ नहीं है, बल्कि सत्यता को समझने के लिए, उसको अपने उस अस्तित्व के सत्यता को पूरी तरह से अपने स्वयं में उतारने के लिए जिस तरह से जो चिंतनात्मक प्रक्रिया है ध्यान साधना की, उन सभी प्रक्रियाओं का समावेश जो है ध्यान साधना में होता है, ताकि उस अंतिम सत्य का अनुभव जो है, उसकी दृष्टि जो है हमें प्राप्त हो सके। और इस ऐसी ध्यान साधना से बुद्ध धम्म निर्माण होता है। और पिछले 2500 सालों में इन्हीं अनुभवों से, इसी ध्यान साधना की शक्ति से जो है बुद्ध धम्म की जो एक फ्रेश एनर्जी जिसको हम बोल सकते हैं, एक जो नयापन जो है हमेशा बरकरार रहा है। तो इसलिए एक ध्यान साधना क्या है, इसके संबंध में ये काफ़ी सारा स्पष्ट ऐसा जो दर्शन जो है हमें यहाँ पर होता है। इसलिए कि ध्यान साधना यह मात्र एकाग्रता या किसी तरह की मेंटल टेक्निक्स जो है, इस तरह का उसका कोई अर्थ नहीं है। बुद्ध धम्म का अर्थ जो है इस तरह का नहीं है। इसलिए सबसे पहले हमें ये देखना ज़रूरी है कि वास्तव में ध्यान साधना क्या नहीं है। बहुत बार जो है केवल ध्यान साधना ये ऐसा कुछ है, ऐसे कुछ गलत फहमियों से वास्तव में जो ध्यान साधना है उससे मनुष्य अपने आप को दूर रखता है और उसका जो एक परिपूर्ण लाभ होना जो है वो नहीं होता। तो सबसे पहले एक दो गलत फहमियों की तरफ हम देखते हैं कि बुद्ध धम्म के ध्यान साधना के प्रति ये दो गलत फहमियाँ कौन सी है। पहला उसे ये देखा जाता है, यहाँ बोर्ड पे आप जो देख रहे हैं, पॉइंट नंबर 1 है, इट इज़ सिंपली अ टेक्निक टू रिलीव मेंटल स्ट्रेस एंड इवन फिजिकल इलनेस। ये पहली गलत फहमी है कि किसी तरह से कोई मानसिक तनाव से मुक्त होने के लिए या किसी तरह के शारीरिक पीड़ाओं से मुक्त होने के लिए ध्यान साधना जो है की जाती है। ये ध्यान साधना का उद्देश्य नहीं है, इसके लिए ध्यान साधना नहीं है। दूसरा पॉइंट है वह है अ टेक्निक ऑफ मेंटल कंसंट्रेशन। ध्यान साधना यह भी नहीं है। तो क्या है फिर? तो इसके लिए आगे हम देखते हैं, मेडिटेशन डज प्रोवाइड हेल्प इन मेंटल कंसंट्रेशन बट दैट इज़ अ वेरी लिमिटेड साइड बेनिफिट। मन की एकाग्रता ध्यान साधना से निर्माण तो होती है, लेकिन ये बहुत ही
माइनर छोटा ऐसा उसका साइड बेनिफिट है, एक छोटा लाभ है, जो तो आना ही है। ये उसका एक छोटा-सा लाभ है, लेकिन वही अगर हमारा ध्येय बन जाता है मेंटल कंसंट्रेशन, तो जो है वो कंसंट्रेशन एक तरह से टेम्पररी होता है। उस ध्यान साधना को वास्तव में हम नहीं पकड़ते हैं, उसका पूरा लाभ जो है हम नहीं करते। उसके बाद आगे इसी बात को हम पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि मेडिटेशन इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पाथ टू लिबरेशन ऑफ माइंड। तो ध्यान साधना का ये ऊंचा ऐसा अर्थ है। देर आर डिफरेंट मेडिटेशन प्रैक्टिसेस टू अचीव डिफरेंट रिजल्ट्स ऑन द पाथ ऑफ सिस्टमैटिक ट्रेनिंग। If we really want to explore the depths of Buddhist meditation seriously, then we need a teacher who can guide us. अर्थात ये जो अंतिम जो स्टेटमेंट है यहाँ का, इसके लिए हमने ध्यान से देखना चाहिए कि इसकी वजह से हमको डिस्करेज ना हो कि हमारे पास कोई टीचर नहीं है जो हमें सिस्टमेटिक गाइड रहा कर रहे हैं तो हम ध्यान ही नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ध्यान साधना यह एक गंभीर मामला है। ये कोई छोटी सी टेक्निक नहीं है कि जो आपको मिल गई और आप उसका एक तरह से, जो मार्केट में बहुत सारे अलग अलग टिप्स और टेक्निक्स मिलते हैं माइंड पर काम करने के लिए, उस तरह का इसके तरफ ना देखा जाए। ये एक बहुत बड़ी, एक महत्वपूर्ण ऐसी प्रक्रिया है अपने मन की गहराई में जाने की, अपने अस्तित्व की सत्यता को अपने मन के दर्शन से समझने की। इस तरह से अगर इसकी तरफ हमारा रुझान होता है तो निश्चित रूप से अपने जो शारीरिक समस्याएं हैं उससे बाहर निकलने के लिए इसके लाभ होंगे। जिस अजागृति की वजह से, सजगता नहीं होने की वजह से जिस तरह से मेंटल स्ट्रेस क्रिएट होता है, उससे भी हमें तुरंत रिलीफ भी मिलेगा। लेकिन वही ध्येय बनता है तो वास्तव में ध्यान को हम नहीं पकड़ते हैं, और फिर एक बार वो मेंटल स्ट्रेस निकल गया, उस तरह का जो कोई फिजिकल इलनेस है उस तरह से आप मुक्त हो गए, तो अपना काम खत्म हो गया। जैसे 4 गोलियां खाई, बीमारी खत्म हो गई, अब उसका काम नहीं है। इस तरह से ध्यान साधना को नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि ध्यान साधना एक तरह से एक अपने अस्तित्व को गहराई से समझने का एक सीधा उपाय है। और ये जितनी मात्रा में अच्छी तरह से उसको समझेंगे, उसका उपयोग करेंगे, तो ये साइड बेनिफिट्स जो है पहले 2 हमने देखे हैं, वो तो हमेशा ही उसका लाभ करके आएंगे, लेकिन वो ध्येय नहीं बनेंगे। तो ये बात जो है हमेशा हम बौद्ध ध्यान साधना के संबंध में ध्यान में रखनी चाहिए। उसके बाद जो है प्रत्यक्ष ध्यान साधना करने के संबंध में हम कुछ बात करते हैं। सबसे पहले अपने मन और शरीर का संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ अगर हम अपने शरीर को अच्छी स्थिति में रखते हैं, जैसे एक्सरसाइज है, अच्छा खाना है, टू मच नहीं खाना है, या इस तरह से शरीर की जितनी ज़रूरतें हैं उसका अच्छी तरह से ध्यान रखना है, उसको एनर्जेटिक रखना जो है, इस तरह से हम कोशिश करते हैं, तो सबसे पहली बात है कि हम एक तरह से ध्यान साधना के लिए एक तरह से एक सफिशिएंट एनर्जी जो है उसको हम लगा सकते हैं। क्योंकि ध्यान साधना करना एक तरह से उसके लिए एक कुछ मात्रा में आपको मेंटल एनर्जी की ज़रूरत है, एक फिज़िकली थोड़ा-सा अच्छा रहने की ज़रूरत है। अर्थात आप बीमार हैं तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। निश्चित रूप से आप अगर कमज़ोर है, बीमार है, शारीरिक पीड़ा है, फिर भी आप कर सकते हैं। लेकिन आम तौर पर शरीर के तरफ ध्यान रखना जो है ध्यान साधना के लिए बहुत ज़रूरी है। वो अगर हम करते हैं तो ध्यान साधना का अच्छा उपयोग हम लोग कर सकते हैं। दूसरी बात जो है ध्यान साधना के लिए ज़रूरी है, वह है अच्छी बैठक, गुड पोस्चर। हम बैठे, किस तरह से भी बैठे, और फिर जो है मुंडी नीचे डाल दी, या तो बहुत टाइट बैठे, अच्छा बहुत ज़्यादा ऊंचा कुशन लेकर, या तो बहुत ही ढीला बैठे ताकि वो शरीर आलस्य में जाए। इस तरह से अगर कैसे भी बैठकर हम करते हैं तो वो ध्यान साधना जो है नहीं होती है। इसलिए एक एक जो भी अपने फिज़िकल लॉज है, शरीर के बैलेंस के लिए जो मतलब जिस स्थिति में रखना उसको ज़रूरी है, ताकि बिना किसी प्रयास के हम बैठ सकें, किसी तरह का स्ट्रेन बॉडी में तैयार ना हो, किसी तरह का जो एक तरह से तनाव जो है बॉडी में फील ना हो। इस तरह से अगर हम बैठते हैं और कभी ऐसा तनाव निर्माण होता है तो उसको रिलैक्स करते, रिलीज़ करते, और फिर जो है हम जो ध्यान साधना करने की कोशिश कर रहे हैं वो करते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा है। इस तरह से बौद्ध ध्यान साधना की जाती है। इसलिए किसी तरह का एक ही आसन में बैठकर शरीर को पीड़ा देना, यह ध्यान साधना में किसी तरह से उपयुक्त नहीं है। इस बात को हम ध्यान में रखते हैं। और अगर आपको कोई मार्गदर्शन मिलता है
कि किस तरह से बैठना चाहिए, या जो ध्यान साधना करने वाले हैं उनके आप फ़ोटोग्राफ्स देखते हैं किस तरह से ध्यान की बैठक में बैठा जाता है, तो शायद अभ्यास से थोड़ा-थोड़ा करके उस तरह की अच्छी बैठक आप कर सकते हैं। ये पूरी तरह से परफ़ेक्ट जो बैलेंस है शरीर का, वो होने से आप ना नींद की तरफ जाते हैं और ना ही किसी एक्साइटमेंट की तरफ जाते हैं, बल्कि एक बहुत ही एफर्टलेस सिटिंग जो है वो आप कर सकते हैं। दूसरा जो है, जब हम ध्यान साधना के लिए बैठते हैं, बैठक में आप बैठे, थोड़ा सा शांत वातावरण है, आसपास में बहुत सारा शोर शराबा नहीं है, खास करके सुबह के वक्त अगर आप बैठते हैं, जब लोग उठने के हैं और बहुत ही शांति का अनुभव है, बहुत ज़्यादा चल बिचल जो है आसपास में कुछ नहीं चल रही है, और ऐसी स्थिति में बाहर की थोड़ी शांतता अंदर शांत होने के लिए सहायता कर सकती है। उसके साथ जो है दूसरी बात हम करते हैं, और वो ये है कि आप पहले बैठने के बाद अपने शरीर के तरफ अपना अटेंशन लेकर आते हैं। शरीर को हम एक तरह से एंकर की तरह यूज़ करते हैं। हाँ, तो ये एंकर जो है, शरीर के सारे हिस्सों के संबंध में एक-एक करके अपना अवेयरनेस ले जाना, पूरे शरीर को एक साथ महसूस करते हुए उसके साथ कुछ 5 से 7 मिनट आप बिताते हैं, तो एक तरह से अपने शरीर के साथ की जो एकरूपता है उसका आप अनुभव करते हैं। हाँ, एक इस इतना करने से भी एक तरह से मानसिक रूप से शांत होने का हम अनुभव करते हैं। अगर ज़्यादा अशांति है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल आपका जीवन चल रहा है, हो सकता है कि आपको और ज़्यादा अपने बॉडी के साथ अवेयरनेस करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि इसके बाद आप और ध्यान साधना की कोई जो प्रक्रिया है वो नहीं कर पाए, लेकिन अगर इतना ही अंग करते हैं, अपने शरीर की स्मृति को बढ़ाते हैं और उसके साथ रहते हैं, और मन से और शरीर को रिलैक्स करने का प्रयास करते हैं, मन को रिलैक्स करने का प्रयास करते हैं, उसकी सहजता लाने का प्रयास करते हैं, तो हमारे दिनचर्या में एक बहुत बड़ा बदलाव हमें आता है। हमारी जो एक स्ट्रेसफुल जो हमारी जो कंडीशंस होती है उससे हम मुक्त होते हैं, और शांत और स्थिरता से हमारे कामों को करने के लिए हमें एनर्जी जो है शरीर से प्राप्त होती है। शरीर से एक तरह से बेवजह वेस्टेज जो एनर्जी है, वो टलना शुरू होता है, ताकि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपकी फिजिकल और मेंटल एनर्जी लग सकती है। तो इसलिए शरीर की तरफ ध्यान देना, शरीर की स्मृति, ध्यान साधना की ये पहली स्टेप है, जिसको बहुत अच्छी तरह से हमें इसका उपयोग करना चाहिए। और किसी भी तरह से जब हम ध्यान साधना करते हैं, तो इस तरह से हम शरीर की स्मृति से शुरू करते हैं। जो भी ध्यान साधना है, हम उसका लाभ देखते हैं कि कितना अच्छा है, और फिर जो है इसके आगे बढ़ते हैं। तो अभी जिस ध्यान साधना की बात हम करने जा रहे हैं, तो बोर्ड पर आप देखते हैं कि ये आनापानसति ये शब्द ज़्यादातर लोगों ने सुना होगा, क्योंकि ये काफ़ी प्रसिद्ध ऐसी बौद्ध ध्यान साधना है। इसमें यह पाली शब्द है आनापान सति। इसका अर्थ है, आना मतलब आना, कमिंग, पाना मतलब जाना, गोइंग, आने और जाने की सति, सति मतलब अवेयरनेस या स्मृति। इसके पहले जो हमने सति का स्मृति शब्द का अर्थ देखा है, याद रखना। तो श्वास के आने और जाने की प्रक्रिया की याद रखना, उसके साथ रहना, जो है प्रेजेंट मोमेंट में जो चल रहा है श्वास, उसकी स्मृति रखना, ये आनापान सति है। अभी आगे ये सवाल निर्माण होता है कि ये श्वास की स्मृति क्यों? हमारा मन ये हमेशा कहीं ना कहीं एंगेज होता है, कहीं ना कहीं वो लगा रहता है। अगर आप अपने आप को पूछेंगे कि आप इस वक्त क्या कर रहे हैं, या तो हम कोई सोच रहे होते हैं, या कोई प्रतिमाएं, कोई इमेजेस हमारे मन में आ रही होती है, या हम किसी के साथ अपनी कल्पना में संवाद कर रहे हैं, या कोई अधूरी बात है उसको पूरी होते हुए हम किसी तरह का दिन में सपना देख रहे हैं। किसी न किसी तरह से हम इस तरह से देखते हैं कि हमारा मन कहीं ना कहीं किस चीज़ को पकड़ता है, उसके साथ हो लेता है। तो इसलिए यहाँ मन को प्रशिक्षित करने के लिए हमें मन को किसी एक जगह लगाना ज़रूरी है, और वो जगह ऐसी जो आपके मन में कुछ नकारार्थी भाव निर्माण न करे। और श्वास ये ऐसी बात है जो हमेशा अपने साथ होती है, भले हम उसके प्रति स्मृतिमान हो या ना हो, लेकिन श्वास हमारे साथ हमेशा होती है। और ये श्वास जो है, अगर आप
एजिटेटेड हो, इरिटेटेड हो, गुस्से में हो, तो हम देखते हैं कि ये श्वास तेज़ी से आना शुरू होता है। ये बड़ी तेज़ी से हम श्वास लेते हैं। जो शरीर का जो एक तरह से अस्थिरता जो है, उस वक़्त जो है श्वास भद्दा होता है, बड़ा होता है, ज़ोर-ज़ोर से होता है, लंबा होता है। लेकिन जैसे ही आप शांत है, स्थिर है, तो आपका श्वास जो है और सूक्ष्म और शांत होते चलता है, छोटा होते चलता है, रिलैक्स होते चलता है। और जब ध्यान साधना में आप और ज़्यादा एकाग्र है, जैसे अभी श्वास को एकाग्रता का बिंदु हमने बनाया है, उसी पर हमारा ध्यान है, और ऐसी स्थिति में और श्वास जो है सूक्ष्मता की तरफ जाता है। इसका मतलब ये है कि श्वास मोटेपन से लेकर सूक्ष्मता तक आपको एक अपने पॉइंट मन को एक पॉइंट पर रखने का एक बहुत अच्छा साधन करके हमेशा ही उपलब्ध रहता है। आप कहीं रहे, कहीं पर भी रहे, श्वास पर आप उसकी स्मृति शुरू कर सकते हैं, उस श्वास तक आप पहुंच सकते हैं। इसके लिए किसी साधन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरा, यह श्वास पर जो हम ध्यान साधना करते हैं, इसका लाभ या इसकी जो आवश्यकता ये है, इसकी जो प्रक्रिया है हमारे मन को प्रशिक्षित करने की, वो इस तरह की है कि मन को हम एक समय एक जगह रखने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। मन इस तरह से हमने इस बचपन से ही जैसे कुछ हमने सीखा है, हमने इतनी मन को ऐसे एक तरह से आदत लगाई हुई है कि हमेशा ही मन किसी न किसी तरह से भटकते रहता है, डिस्ट्रैक्टेड होता है, और इसलिए हमारी मेंटल एनर्जी चारों तरफ एक तरह से वेस्ट होती रहती है, बर्बाद होती रहती है, और जो कुछ काम करना है, जिस वक़्त करना है, उस वक़्त वो अवेलेबल नहीं होती। तो ये जो ध्यान साधना की बात जब हम करते हैं, जब श्वास पर अपना मन इकट्ठा रखने की बात करते हैं, तो मन की इस क्षमता को हम बढ़ाते रहते हैं कि उस वक़्त वो एक ही काम करे। और अभी देखते हैं हम, जिस तरह से हम युवाओं की स्थिति आज के देखते हैं, ये जो टेक्नोलॉजी है, मोबाइल्स है, इसकी वजह से एक समय एक जगह रहने के लिए जो टाइम स्पैन है वो बहुत ही कम हो गया है। 2-4 मिनट के बाद से ज़्यादा, इवन कुछ सेकंडों से भी ज़्यादा कुछ लोगों के लिए एक वक्त एक स्थिति में रहना, एक काम के तरफ अपने ध्यान को लगाना मुश्किल हो जाता है। तुरंत कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और इसकी वजह से जो करना है उसमें हम मेंटल एनर्जी नहीं लगा सकते। यहाँ श्वास के उपयोग से हम मन को ट्रेन करते हैं कि वो इकट्ठा ज़्यादा समय के लिए रह सके, एक जगह पर वो ज़्यादा समय के लिए रह सके है, जब चाहे तब वो उस तरह से अपने आप को फोकस कर सके, ताकि वो मेंटल एनर्जी जो है मन की, वहाँ अपने जो चाहे कार्य है उसको हम लगा सकते हैं। ये उसका सीधा पहला बेनिफिट है। तो इसलिए श्वास पर ध्यान जो है ये बहुत ही महत्व की बात है। और जितना हम एक तरह से मन चाहे जितना भटके, श्वास पर वापस आना, यही जो है हमारा काम है। क्योंकि मन भटकता है, भटकने की उसकी ये जो सारी आदतें हैं, उससे बाहर निकलने के लिए हम ये ध्यान साधना कर रहे हैं। इसलिए कभी कभी लोग कहते हैं कि नहीं, मन तो इतना भटकता है कि ये मैं कर ही नहीं सकता हूँ, ये मुझे नहीं जमेगा। अर्थात जब हम कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते रहते हैं, आप देखते हैं कि धीरे धीरे मन की जो क्षमता है एक जगह एक वक्त रहने की, उसको बढ़ाते हैं। और इसलिए भटकने वाले मन को वापस लाना, यही इस ध्यान की साधना है। चाहे जितना भटकने दो मन को, आप अगर ये संकल्प करते कि चाहे मेरा मन जहाँ जाए, मैं उसको वापस जो है इस श्वास पर लेकर आऊँगा, और देखते हैं और भटक गया, अरे चल वापस श्वास पर आ। एक खेल कूद के एक तरह से सहजता से जो है आप श्वास की तरफ वापस आते रहिए, और अ, उसको जो है किसी तरह से ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं, बल्कि एक बहुत ही सहजता से, सहज भाव से, खेल कूद के एक हल्केपन से जो है श्वास को आप लाते रहिए। देखिए, आप अगर 20 मिनट इस तरह से बिताते हैं, तो आपको पता चलेगा कि जब आपने शुरू किया था तब की मन की स्थिति कैसी थी, और ये प्रयास करने के बाद जब ये प्रयास समाप्त करते हैं और आप ध्यान छोड़ देते हैं, उस वक्त की आपकी मेंटल स्टेबिलिटी कैसी है। तुरंत इस फर्क को आप देखेंगे, और इस फर्क को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक उसकी सक्सेस को हम एक्नॉलेज नहीं करते, देखते नहीं हैं, तब तक उसका वैल्यू जो है ये इसको हम पकड़ नहीं सकते। इसलिए हर ध्यान साधना के सत्र के बाद मन में निर्माण हुआ फ़र्क एक्नॉलेज करना जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आनापानसति के बारे में जो भी हम ये बात कर रहे हैं, इसे हम 4 स्टेप्स में करते हैं। ये स्टेप्स जो है, चारों स्टेप्स आपको अपने
एकाग्रता को, अपने मन की स्थिरता को बढ़ाने के लिए मदद करते हैं। पहली है श्वास अंदर लेकर छोड़ने के बाद उस श्वास को गिनना। श्वास अंदर लिया, बाहर छोड़ दिया, 1, फिर श्वास अंदर लिया, फिर बाहर छोड़ा, 2, इस तरह से 10 तक काउंट करें। ये 5 मिनट तक ये प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। मन भटक गया, 3 तक काउंट किया, मन भटक गया, कोई बात नहीं, वापस आओ, फिर से 1 से शुरू करो। शायद 7-8 किए या 10, 12, 15 हो गए, भूल गए कि 10 तक ही करना है, कोई बात नहीं, फिर 1 से शुरू करो। इस तरह से हम ये पहली स्टेप करते हैं। हर श्वास लेने के बाद उसको जो लेकर उसको छोड़ने के बाद काउंटिंग करना, 10 श्वास काउंटिंग करने के बाद फिर 1 से शुरू करना। इसी तरह से 5 मिनट के बाद आप दूसरी स्टेप में जाते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा और एफर्ट्स हम करते हैं, थोड़े से एक तरह से कह सकते हैं कि थोड़े ज़्यादा एफर्ट्स हम इसको बोल सकते हैं, या थोड़े डिफरेंट एफर्ट्स हम बोल सकते हैं। वो ये है कि श्वास लेना शुरू कर रहे हैं तब उसको काउंट करना। काउंट किया, 1, श्वास अंदर, श्वास बाहर, काउंट किया, 2, श्वास अंदर, श्वास बाहर, 3, श्वास अंदर, श्वास बाहर। इस तरह से 10 तक करते हैं। फिर आप भटक जाते हैं, कोई बात नहीं, फिर वापस आइए, फिर भटक गए, फिर वापस आइए, और ये 5 मिनट तक जो है आप ये करते रहिए। इस वक्त जो है शरीर का पूरा ध्यान है, बैठक का पूरा ध्यान है, और फिर श्वास की ये जो प्रक्रिया है, ये दोनों स्टेप्स हम करते हैं। तीसरी स्टेप है, एक तरह से श्वास अब जब अंदर आता है तब एक तरह से नाभि तक जा रहा है, इस तरह का सेंस होता है। तो एक तरह से श्वास की पूरी प्रक्रिया को एक तरह से देखना, वो अंदर आते हुए पूरी तरह से देखना, उसको बाहर जाते हुए देखना, और इस प्रोसेस के साथ में मन को लगाना, वहाँ उसको से स्थिर रखना। उसके बाद में फिर चौथी स्टेज में हम आते हैं। अपने नथुनी के बाहर की एरिया में कोई टिप जो है, एक कोई छोटा बिंदु जो है, उसमें श्वास का हल्का स्पर्श आपको महसूस होता है। अगर नहीं महसूस हुआ कोई बात नहीं, शुरुआत में कभी कभी नहीं महसूस होगा, लेकिन फिर भी आप उसको पॉइंट बना सकते हैं कि अपने नथुनी के बाहर जहाँ श्वास आता जाता है, वहाँ एक पॉइंट को कंसिडर करके उस पर ध्यान रखना, अपना मन वहीं रखने की कोशिश करना। भटक गए, फिर उस बिंदु पर मन को वापस लेकर आना, और श्वास के टच को अगर फील होता है तो कोई बात नहीं, नहीं तो उस बिंदु की तरफ जो है करते रहना। धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि सूक्ष्म होते चले श्वास को भी आप फील कर सकते हैं। तो इस तरह से ये 4 स्टेप्स है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है, इसमें कोई बहुत बड़ा तंत्र नहीं है, लेकिन हमारे मन को प्रशिक्षित करने के लिए इतना कारगर है। अपने मन की स्थिरता को, गहराई को, अपने मेंटल एनर्जीज को एक दिशा में डायरेक्ट करने के प्रशिक्षण के लिए ये इतना महत्वपूर्ण है कि सदियों से, 2500 साल से लाखों करोड़ों लोगों ने जो है इसका उपयोग किया है, और आज जो है उनको सीधे उसके लाभ जो है हुए हैं। ये इसका एक तरह से क्या कह सकते हैं, सबूत है, ऐसा हम कह सकते हैं। निश्चित रूप से ये हमें लाभदायक है। खास करके 1 या 2 बार करके ये हमें लाभ प्राप्त होगा ऐसा नहीं है। इस प्रैक्टिस में हमारी कंसिस्टेंसी होना ज़रूरी है। कम से कम हर दिन सुबह उठकर 20 मिनट भी आप ये करते हैं, 5 मिनट आप अपने शरीर की तरफ ध्यान दीजिए, बचे हुए 20 मिनट जो है इस तरह से 5-5 मिनट के ये 4 चरण करिए। दूसरा, अगर धीरे धीरे अभ्यास से 40 मिनट तक आप जा सकते हैं, 10-10 मिनट की एक स्टेप कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा आपकी बैठने की क्षमता बढ़ेगी, और इसका और ज़्यादा लाभ जो है आप अनुभव कर सकेंगे। अभी बहुत बार जो है नियमित रूप से ध्यान करना बहुत सारे लोगों के लिए संभव नहीं होता है। थोड़ा शुरू कर देते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि इसके लिए एक तरह से थोड़ा सा जो इंटेंशन है थोड़ा सा स्ट्रांग करना, और एक नियमित रूप से करने के लिए इच्छा शक्ति निर्माण करना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए जो है हम यहाँ सजेस्ट करते हैं कि जो अन्य आपके साथी इस तरह से ध्यान करते हैं उनके संपर्क में रहना, एक दूसरे से कहना कि कैसे चल रहा है। जो कठिनाइयाँ हैं अगर हम एक दूसरे से शेयर करते हैं तो हमें थोड़ी सी प्रेरणा मिल सकती है कि हम आगे करते रहें। और इससे भी आगे अगर आप कर सकते हैं तो कोई जो ध्यान साधना सिखाने वाले टीचर है, बीच बीच में उन्हें फ़ोन करना,
आजकल बड़ी-बड़ी सुविधा है, आप फ़ोन कर सकते हैं, ज़ूम कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए हफ़्ता भर आप किस तरह से ध्यान साधना कर रहे हैं, क्या आपको कठिनाइयाँ आ रही है, ये अगर आप शेयर करते हैं, तो आपको नियमित रूप से ध्यान साधना करना संभव होगा। और नियमित रूप से अगर आप ये करते हैं, तो निश्चित रूप से आप जो भी कार्य कर रहे हैं, आप विद्यार्थी हैं, आप अपने मेंटल एनर्जी को अपने ध्येय के तरफ फ़ोकस करना चाहते हैं, निश्चित रूप से इस वक़्त आपको इस कार्य के लिए मदद होगी। लेकिन ध्येय जो है इससे काफ़ी ऊँचा रखते हैं कि आपको पूरे जीवन भर के लिए जो है ये एक तरह से खजाना मिला हुआ है, इसका आप उपयोग करेंगे तो मात्र ये शॉर्ट आपका पर्पज़ है, उतना ही नहीं बल्कि एक मीनिंगफुल पर्पसफुल लाइफ़ के लिए, एक अच्छे जीवन के लिए हमेशा ये आपका साथ निभा सकती है और इससे बहुत बड़ा लाभ जो है हम अनुभव कर सकते हैं। तो ये है आनापानसति, अ, श्वास की ध्यान साधना, एकाग्रता के लिए अपनी मेंटल इंटीग्रेशन ऑफ माइंड जो है इससे साध्य करने के लिए की जाती है। अर्थात यही ध्यान साधना आपको जब नियमित रूप से करते हैं तो आपके मन के गहरे दर्शन के लिए, एक तरह से सत्यता के दर्शन के लिए किस तरह से उपयोग में आती है, ये बातें जो है धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस के अनुसार आप सीख सकते हैं और उसकी गहराई में आप जा सकते हैं। दिखने के लिए इतना सरल सिंपल दिखने वाला ये जो ध्यान साधना का क्रम जो है, ये आपको बहुत गहराई में लेकर जाता है। ये 2500 साल की परंपरा हमें सिखाती है, इसलिए इसको सही में अगर गंभीर रूप से आप लेते हैं, तो आपका कल्याण ही होगा। ये इसकी निश्चित रूप से इसकी गारंटी है। तो हम इस 11वें टॉक को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपने सुन लिया, इसलिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।